बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मुझे बड़ी खुशी है, सबसे पहले तो मैं आराम से बैठ के पढ़ा सकूँगा, नहीं तो इससे पहले क्लासेस में ज़रा घूम फिर के पढ़ाना पड़ता है। जब ज़रूरत पड़ी तो घूमना फिरना भी पड़ जाएगा, लेकिन अभी नया नया बैठा हूँ तो कुर्सी इंजॉय कर रहा हूँ। ऐसे भी हमारे माशरे में सब लोग कुर्सी इंजॉय करते ही हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। नो सर, शुरू करते हैं। सर जी, सबसे पहली बात है कि हमने ना एनर्जी से ये क्लास लेके चलनी है। हमारे ना शुरू में कुछ बच्चे एनर्जी में होते हैं, फिर आहिस्ता 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 वो ठंडे हो जाते हैं। फिर कभी कभी ऐसे लगता है जैसे वो बर्फ़ ही बन गए, बिल्कुल ठंडे, उन पर कोई असर नहीं होता। फिर किसी पॉइंट पर उनके अंदर दोबारा जज्बा जागता है, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। फिर एक बार जज्बा जागता है तो कहते हैं नहीं यार अब बहुत देर हो गई है, अब अगली बार ही गर्म होंगे, अभी ठंडे ही रहते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि लोग जो हैं वो इस तरह करते हैं। हमें असल में जो चीज़ चाहिए वो कंसिस्टेंसी है। आप बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, लेकिन एक नॉर्मल गर्म थ्रू आउट रहे। सर समझ आ रही है? असल में वो है, इंसान जब फौत हो जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, कभी बहुत गुस्से में होता है तो बहुत गर्म होता है। नहीं भाई, नॉर्मल इंसानों की तरह, जिस तरह एक इंसान बिल्कुल ठंडा नहीं होता लेकिन बहुत गुस्से में होता, जो गर्म होता है वो भी नहीं होता, वैसे ही आपने थ्रू टेक्स्ट में भी रहना। इतना अलर्ट और इतना एक्टिव कि आप परफॉर्म कर सकें, आप रूटीन का काम कर सकें, आप कंसिस्टेंट रहें। असल आर्ट और असल चीज़ है कंसिस्टेंसी। दैट आई वुड रेकमेंड, आई वुड एडवाइज एवरीबडी, जो बच्चा भी सीए करने आया ना, सिर्फ इस लफ्ज़ का मतलब समझ के इसके अमल करने लग जाए, बाकी सारी बातें ही। आपने रूटीन में रहना है, आपने पढ़ना है, आपने टेस्ट देने हैं, आपने उसको लेके चलना है, फुल फ्लैज मॉक्स देने हैं, मिड देने हैं, पेपर देना है। ये हर एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है इस बार इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों से गाइडेंस, आप लोगों से पूछ लूँ, आप लोगों को किस तरह की गाइडेंस चाहिए, उस तरह से मैं इसको पिच करूँ। पीछे से शुरू करते हैं, वन बाय वन आप लोगों से पूछ लेते हैं। आपका एक्सपीरियंस कि आपका टेक्स्ट के साथ अगर दिया है तो क्या एक्सपीरियंस है, क्या लगता है, क्यों फेल हुए? क्योंकि इसके अंदर ना हर बंदे के लिए लर्निंग होती है, तो सर वो बड़ा ज़रूरी है। जी सर, प्लीज़ आपसे शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? हसीब भाई, क्या आपका एक्सपीरियंस है टेक्स्ट के हवाले से? थोड़ा सा गाइड कीजिए। यहाँ पर सारे ही तकरीबन रिपीटर बैठे हैं और जो सुन भी रहे हैं ये भी रिपीटर ही हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं कि आप कहें कि मेरी तीसरी अटेम्प्ट है तो क्यों तीसरी अटेम्प्ट, ऐसी कोई बात नहीं। ये सारे ही रिपीट कर रहे हैं, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसको सीखना चाहिए इससे। तो आप ज़रा खुल के बात करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम आपको भी गाइड कर पाएंगे और बाकी सबको भी। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक जेन्युइन जो है ऑब्जर्वेशन बच्चों को भी समझ आए, और आप भी प्लीज़ शेयर करें। फर्स्ट पहली अटेम्प्ट ही है, अल्लाह ताला आपको इसी बारी कामयाब करे। आगे चलते हैं। नहीं, नॉर्मल स्पीड से चलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आपने लास्ट टाइम कौन सा बैच लिया? पोस्ट रिजल्ट दिया था, और कितने मार्क्स आए? 65 मार्क्स आए। अच्छा, मैं पॉजिटिवली इसलिए कि मैं असेस कर सकूं, 65 मार्क्स के पेपर किया होगा ना, 35 मार्क्स आए। अच्छा ज़रा सुनिएगा, मैं पॉजिटिवली ये चाह रहा हूं कि मैं असेस कर सकूं कि कहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई। आपको क्या लगता है कहां पर आपको प्रॉब्लम हुई है? पढ़ते वक्त या तैयारी करते वक्त? तैयारी करते कहां पर? अच्छा, तैयारी करते प्रॉब्लम हुई, कहां पर प्रॉब्लम हुई? यानी कोई पर्टिकुलर एरिया जो आपको मुश्किल लगा? जो क्रैमिंग पोर्शन होता है उसमें मुश्किल आई, रिटर्न असेसमेंट अपील के पोर्शन की बात करें,
ठीक है। और उसके अलावा आपने जो अब तक अटेम्प्ट दिए हैं उसमें एक अटेम्प्ट ही दिया, इसका मतलब है आपने, तो उसमें आपने ये सीखा कि क्या कहते हैं, आप किस तरह, आपने ये सीखा कि थ्योरेटिकल पोर्शन पर मैं तवज्जो दूं और रेगुलरली कंसिस्टेंसी से पढ़ूं। जी प्लीज़ भाई, आप भले नाम ना बताएं अपना, सिर्फ ये बताएं कि क्या आप एक्सपीरियंस है आपका और आपने क्या फील किया थ्रू आउट जो टेक्स्ट पढ़ा है उसमें। जी सर। मैंने पढ़ा ही नहीं है। आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, अटेम्प्ट दिया लेकिन पढ़ा नहीं। अच्छा, आपने यानी डेप्थ में नहीं पढ़ा बस? नहीं, मैं वैसे ही थोड़ा दूर हो गया था सीए से भी, सामने दोबारा। अच्छा अच्छा जी, प्लीज़ आप बताइए आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी भाई, सेकेंड अटेम्प्ट है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? ये कि ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे डिपेंड करना चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से तैयार होना चाहिए, जैसे जो लास्ट टाइम थ्योरेटिकल पोर्शन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छे से तैयार करना चाहिए। वैलिड लर्निंग है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अभी इस पर हमने आगे इस ओरिएंटेशन में भी काफ़ी डिस्कशन करनी है, बट सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि एक बार थ्रू हो जाए। जी प्लीज़ आप बताइए। लास्ट टाइम कोर्स में ज्वाइन किया था, थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें मसला था, 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था, उसमें 46 आए। लेकिन सर हर पेपर में मसला आता है कि ना पेपर मुकम्मल सॉल्व नहीं होता, 70 या 80 यहाँ तक जाता है सर। टेस्ट वगैरह दिए लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, ना पेपर मुकम्मल सॉल्व नहीं होता। अच्छा, वैसे ये इनकी जो बात है, इनकी प्रॉब्लम को मैं अभी डिस्कस कर दूं और शायद आप लोगों में से भी कुछ, मेरे पास अभी एक स्टूडेंट आया, वो मेरे पास अपनी किताब लेके आया, मेरी टेक्स्ट की बुक थी। कहते सर इसको ज़रा एक बार खोल के देखें। मैंने खोल के देखा तो वो थ्रू आउट सारी हाईलाइटेड थी, अंडरलाइनिंग हुई है, कहीं पर हाईलाइट हुआ है, साथ साथ चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं बोलता था क्लास में वो किताब पर लिखते भी थे। कहते सर मैं क्यों नहीं पास हो रहा। मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा चलो आप ये बताओ आपने टेस्ट दिए थे? कहता जी सर मैंने टेस्ट दिए थे। मिड दिया था? कहता नहीं। मॉक दिया था? कहने लगे नहीं। मैं कहा क्यों नहीं दिया? कहते बस वो साथ साथ पढ़े थे और सब्जेक्ट भी थे। मैंने कहा प्रॉब्लम किधर आ रही है? पेपर किया है, पेपर ही मुझसे सही हल नहीं हुआ। सर फुल पेपर प्रैक्टिस एक चीज़ होती है, मैं आपको दो चीज़ें बताने लगा हूँ। कमी कहाँ है बच्चों, ये डिस्कशन करनी बड़ी फ़ायदेमंद है आपके अपने लिए और बाकी सब दोस्तों के लिए, लेकिन आप अपनी सोचें, बाकियों को छोड़ें। मैं आपको वजह बताने लगा हूँ। सर जब आप एक पेपर, जब आप सैलरी का टेस्ट देने आए ना, तो आपको 100% पता है कि सवाल सैलरी के चैप्टर से ही होगा। तो आपका जो दिमाग होता है ना, वो लिमिटेड उस 6 सफ़े के अंदर सोचता है, ठीक है। जब आप पूरे इनकम टैक्स का टेस्ट देंगे तो आपका दिमाग उस 150 सफ़े के अंदर सोचेगा। आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? आपने अपने दिमाग को वो वाली प्रैक्टिस नहीं कराई होती जो फुल पेपर वाली प्रैक्टिस होती है, पहली बात। दूसरे नंबर पे एक चैप्टर 6 सफ़े याद करके करना आसान है, लेकिन जब आप उसको पूरे स्केल अप कर देते हैं और उसको पूरी बुक पर ले जाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब आप उसको पूरी बुक पर ले जाते हैं तो प्रॉब्लम आता है कि इसको डील कैसे करें। आपकी मिक्सिंग शुरू हो जाती है। अच्छा ये अदर सोर्स में आना था या कैपिटल गेन में आना था? ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगा जब आप सिर्फ कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़े होंगे, क्योंकि उसके टेस्ट में तो अदर सोर्स आना ही नहीं था। अच्छा जब आपने जरा ब्रॉड किया उसको तो आपको ये वाले प्रॉब्लम शुरू हो गए। फिर अब आप एक चीज और अंडरस्टैंड करें, इस फुल किताब को तैयार करने के लिए जो आपको एफर्ट करनी थी आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तीसरी बात, चौथे नंबर पे जब आप अटेम्प्ट करने गए तो आपकी चीजें मिक्स हो गई, आपने उसको हैंडल कैसे करना था ये आपको नहीं पता चला। पांचवी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सर जी आपने इन हाउस मॉक नहीं दिया, आप आई कैप में जाकर जब बैठेंगे तो मुझे बताएं आप पर क्या एग्जाम प्रेशर होगा या नहीं होगा? ये सारी चीजें मिलकर ना इंसान को 50 से नीचे गिरा देती हैं। ये सारे काम आपने करने हैं। इसका हल पता क्या है?
फुल पेपर प्रैक्टिस। फुल पेपर प्रैक्टिस कैसे करें? उस बच्चे को भी यही कहा है मैंने, मॉक तो आपने देना है, उसके अलावा कम से कम 3 अटेम्प्ट्स का पेपर, कम से कम। अब मिसाल के तौर पे आपने ऑटम 23, स्प्रिंग 24, ऑटम 24 3 दिन बाद अटेम्प्ट करें पूरा पेपर। पूरे पेपर का जायका चखना हो रहा है। ऐसी जेन में मिसाल आ गई, मेरे बारे में वैसे भी बड़ा मशहूर है कि सर खाने पीने की बड़ी मिसालें देते हैं। अच्छा, हम ना घर में खाना पकता है ना, रूटीन में एक आइटम पक्की होती है, वही खानी होती है। जब आप किसी बूफे में चले जाते हैं ना, तो बंदे का दिमाग थोड़ा घूम जाता है कि यहाँ पर मैंने किस चीज़ को खाना है, क्या चीज़ नहीं खानी। सर जी, उसके भी प्रॉपर एटिकेट्स होते हैं, उसको देखना पड़ता है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो सर इसी तरह जब बच्चे ने एक चैप्टर तैयार करके उसका टेस्ट देना है, वो तो मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जब वो एकदम पूरी किताब को लेके आता है तो फिर वो चीज़ें थोड़ी, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, उसको लेके चल। सर जी ये लर्निंग वाली बात है, ये आप सब ने भी सीखनी है, आप सबको भी कह रहा हूँ। आप ये वो वाले काम है जो स्टूडेंट ने अपने एंड पर करने होते हैं। जब आप इसको अपने एंड पर नहीं, मिसाल के तौर पे पेपर से 3 दिन पहले मैं आपको कहूँगा इधर आए और मेरे सामने पेपर अटेम्प्ट करें, मुमकिन नहीं है। आप पता नहीं किस इलाके से रह रहे हैं, अपने घर चले गए, लाहौर में 1 घंटा आने का लगेगा, घंटा जाने का लगेगा, आपको ये काम खुद करना है। हाँ, उसका सलूशन प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, उसका सलूशन प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। कोई चीज़ समझ नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मुझे आखिरी मैसेज सुबह आया 8 बजे, सर ओके हम जा रहे हैं पेपर देने, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मैं उस पॉइंट तक अवेलेबल था। सर हमने क्या करना है, मैंने अवेलेबल होना है, मैंने आपको टाइमली क्लास से फ्री करना है ताकि आपके पास टाइम हो। अभी आपके साथ स्केड्यूल शेयर करूंगा पूरा। सर जी हम पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, किस टाइम तक पेपर से 1 माह पहले मैंने आपको फ्री कर देना है। 30 दिन होने चाहिए आपके पास फुल फ्लेज के, आप खुद तैयारी करें और सब्जेक्ट्स भी उनको भी देखें। सर समझ आ रही है? तो वी आर देयर फॉर द सपोर्ट हमारे एंड पे, लेकिन मिसाल के तौर पे उतना ही खाना खिला सकते ना जितना आप एब्जॉर्ब कर सकें। पेपर से 3 दिन पहले मैं कहूँ जी इधर आके पेपर दो, तो आप कहेंगे सर जी क्या हो गया, मैं अब घर बैठ के तैयारी करूँ खुद। ये मेन प्रॉब्लम होती है जिस वजह से हम ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं करते कि आपको पेपर से 3 दिन पहले बुला लें। हाँ, फुल पेपर डिस्कशंस हो रही हैं, पिछली बार भी हुई हैं। अगर मेरी मॉक डिस्कशन सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, उसमें लेटेस्ट एडम का पेपर डिस्कस कराया हुआ। ठीक हो गया सर जी? सॉल्यूशन प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फुल पेपर प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। जी भाई प्लीज, लास्ट टाइम दिया पेपर? जी सर। कितने मार्क्स आए? 12 मार्क्स आए। कोई बात नहीं, जिसके 42 आए ना, यकीन करो उसने भी नए सिरे से ही पढ़ना है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ यह है कि आपने नई किताब से पहली बार ही जोर लगाना है, उन्हें पहली पुरानी किताब को भूलना भी है। सर क्या समझ आया, प्रॉब्लम किधर आ रही है? एफर्ट पुट नहीं की थी। सर मैं एक बात बताऊं आपको, ये वो कम से कम नतीजा है जो आप निकाल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात पहले भी पता होती है बंदे को कि यार पेपर, अब देखें जो बच्चे वो भाई पहली बार दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो बड़ी तवज्जो से सारी बातें सुन रहे हैं। क्यों? कि यार इन सब के साथ ये हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा ना कुएं के पास खड़ा होता है, आवाज दे रहा होता है 36 36 36 36। तो वो जब आप उसके पास पहुंचते तो वो आपको दिखा देगी, कहते हैं 37 37 37 37। तो सर ये सारे 36 36 जो कह रहे हैं ना, आपने पेपर पास करना, आपने ये सीखना कि 36 वाले क्या कह रहे हैं ताकि 37 आप ना बने। तो सर पॉइंट समझ आ रहा है? शाबाश। तो सर एफर्ट करनी है, ये कोई इतनी सीरियस सीख नहीं है। 6 माह ज़ाया करके आप ये कहें कि यार मेहनत करनी है, अब करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला को कामयाब करे। ये भाई प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे? सर थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़रा मसला हो रहा था और खुद से पेपर सॉल्विंग में लीड था, तो वैसे सर थ्योरेटिकल पोर्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको याद ही करना है। हाँ, टीचर कहाँ हेल्प करता है,
ये टीचर कहाँ काम आते हैं? देखिए, आपको कौन सी चीजें याद करनी पड़ती हैं, कौन सी चीजें याद रहती हैं, ये दो अलग-अलग बातें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद नहीं करनी पड़ती, वो आपको याद रहती हैं। मैं आपको कहूँ ना यार, मरी माल रोड याद है, तो आपने कुछ ज्यादा अपने ज़हन पे जोर नहीं देना। आपका एक कनेक्शन हुआ है उस जगह से, उस माहौल से, उस ठंड से, उन दुकानों से, आपको फौरी तौर पे ज़हन में आ जाता है। इसका मतलब है इंटरेस्ट की वजह से चीज़ें याद रहती हैं। कुछ कनेक्शन होता है आपका, आप चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं किसी ऐसी चीज़ से जिससे आपका इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। लॉजिकली कोई चीज़ आप कन्विंस हो जाए तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। याद रखें, अगर कोई बात ऐसी है जो कि आपको हजम नहीं हो रही, वो आपको याद नहीं रहेगी। मैं अभी कहा, ये मेरे पास पॉइंटर है, अभी जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, और उसके बाद राइट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा। जब मैंने कहा ना कि मैं इसको छोड़ूंगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्या की हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि ऊपर से राइट होगा, लेफ्ट होगा, ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्यों सर? आपकी बैलेंस शीट से ये बात आउट हो गई है, आपकी बैलेंस शीट आउट हो गई। आपका दिमाग कहता है ये वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही, ये जो सर बात कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। यार मेरी बात समझ आ रही? इसका मतलब है कि इंसान को वो वाली बात समझ आती है और याद रहती है जिसके साथ वो लॉजिकली कनेक्ट होता है। आपकी अकल मानती है हाँ ऐसा होता है, तो ही आप उस बात को समझ पाएंगे ना। अगर आप समझे नहीं तो याद नहीं होगी। तो याद रखिएगा, आप अगर उस बात को नहीं समझेंगे तो वो याद नहीं होगी। वो बिल्कुल वो एक इश्तिहार मेरे ज़हन में आ गया कि इन्होंने ना प्रिकली पाउडर वालों ने एक क्रीम बनाई थी, वो जो गर्मी के दाने होते हैं उस पर लगाने के लिए। तो वो ना क्या कहते हैं, वो उसकी कमर्शियल बड़े मज़े की थी। तो वो कहती थी कि बच्चा कहता है कि मामा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो वो उसकी मामा कहती है कि तुम पाउडर लगाओ। तो वो कहते हैं पाउडर तो मैंने भी लगाया, वो तो उड़ गया। तो अब इसका मतलब है क्रीम लगाओ। सर जी, जिस चीज़ को, अब मैं ये एग्जांपल देके जो बात समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज़ आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं ना, वो क्रीम की तरह चिपक जाता है। और जिसकी बात आपको समझ नहीं आ रही, आप सिर्फ अंग्रेजी के अल्फाज पढ़ रहे हैं, वो तो अभी तो लगाया था, वो तो उड़ गया। वो जो आपने अभी पढ़ा था ना, अभी तो पढ़ा था यार, याद क्यों नहीं हो रहा? वो तो उड़ गया। क्यों सर? वो बात आपकी अकल में ही नहीं आ रही। सब बात वो याद रहती है जो कि लॉजिकल होती है, जो आपकी अकल में आती है, हाँ ये बात ठीक हो रही है। तो सर हम थ्रू आउट द डिस्कशन इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कोर्स के दौरान और उसके बाद भी कि एक ऐसी डिस्कशन हो, एक ऐसी बात हो जिसको आपकी अकल में पड़े कि ये बात ठीक है। तो उसके बाद से अंडरस्टैंडिंग के बाद मेमोरी का स्टेप शुरू होता है। जो बच्चे समझते ना कि यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उनको कभी भी नहीं याद रहना। मैं दावे से कहता हूँ पेपर में अच्छी भली याद हुई हुई बात भूल जाती है, तो जो समझ नहीं आएगी वो क्या याद रहेगा। और पेपर में वो चीज़ उस तरह से याद रहती भी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टूल्स ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए कुछ निमोनिक बना के चीज़ों को याद करा दिया, कुछ इंटरेस्टिंग वाक़यात सुना के कुछ चीज़ों को रिलेट कर दिया ताकि वो आपको याद रहे और इंशाल्लाह याद रहेगा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? पेपर नहीं दिया था इस बार, पेपर इंशाल्लाह इस बार देना है मेहनत करके। जी भाई, उससे पहले बस अब इस बार इंशाल्लाह आपने पास करना है। जी भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ऑनलाइन बोर्ड था और कंसिस्टेंसी नहीं थी और सिलेक्टिव स्टडी। सही। अच्छा, सिलेक्टिव स्टडी के बारे में भी काफ़ी मिथ्स हैं, इसी तरह ही देखें, अच्छी बात उन्होंने कर दी तो जहन में आ गई। सर जी नहीं होता, जो पेपर जो चैप्टर छोड़ोगे ना उसमें से सवाल लाजमी आएगा। मैंने तो हमेशा यही देखा है, मैं तो जो छड़ के गया ना वो चाहिए सवाल है, मुझे समझ नहीं आती पता कैसे चल जाता है, लेकिन ये रियलिटी है। मैंने इसलिए याद रखिएगा, ऊपर से जो ये है ना टेक्स्ट का पेपर,
कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिसमें आपको पता है यहाँ टॉपिक ए आएगा या बी आएगा, इसमें ये भी नहीं है। इसमें ए से भी थोड़ा सा आना है, बी से भी थोड़ा सा आना है, सी से भी थोड़ा सा आना है, तो आपके पास ये मार्जिन नहीं होता फलाना टॉपिक छोड़ दें, कभी भी ना छोड़े, सारा टॉपिक करना है, सब चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है जी सर, कुछ आपने क्या सीखा है अपनी अटेम्प्ट देके? सर ये जो पेपर था अपनी हिस्ट्री से ज़रा कोई अलग सा पेपर, इसमें जो वैल्यू स्टेटमेंट पूछी गई थी, काफ़ी जो एडजस्टमेंट थी वो पिछली हिस्ट्री से ना कुछ डिफरेंट थी। लेकिन सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ढाक कंसिस्टेंटली सारे टेस्ट दिए, फाइनल मॉक भी दिया था, लेकिन सर पेपर में वो कुछ देख के ना फिर मेरा स्ट्रेस आउट भी और साथ वाला अपनी हिस्ट्री से अलहदा पेपर आया था काफ़ी। अच्छा, ये वाली बात भी इनकी अपनी जगह पर ठीक है कि थोड़ा आम रूटीन से जिसने पिछली 3 अटेम्प्ट्स के पेपर हल किए हैं वो पेपर बैठे हुए सोचेगा ना कि इंशाल्लाह उसी तरह का हटकी भी आ जाएगा, वो पेपर थोड़ा हट के आ गया था, ये बात है जिसकी वजह से बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आई। और देखिए मेरी एक बात याद रखना, मुसीबत में परेशानी में सबसे बड़ी मुश्किल होती है परेशान हो जाना। एक तो पहली है कि आई कैब में बैठे हैं, दूसरा ये कि पेपर मुश्किल आ गए, तीसरा ये कि बाप के पसीने छूटने लग गए। अच्छा, उसकी वजह से आप जब टेंशन में हो जाते हैं तो फिर जो आता होता है वो भी हाथ से निकल जाता है। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम भी हुई है। पेपर प्रैक्टिस इज़ द अल्टीमेट की, इंशाल्लाह उस तरफ चलेंगे। जी भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी भाई आप? सर ये थर्ड अटेम्प्ट दे रहा हूँ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी उसमें 45 मार्क्स थे, सेकंड अटेम्प्ट में 41। पेपर तो पूरा अटेम्प्ट होता है बट समझ नहीं आती। नहीं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है सर। देखिए मेरा अपना मानना है कि समझे बगैर आप दोबारा पढ़ेंगे तो दोबारा वही गलती ना करते हैं जो पहले की है। इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। आपको लगा कि आपका पेपर पास हो जाएगा या आपको लगा कि मुश्किल है, नहीं होगा। नहीं, मुझे लगा पास हो जाएगा। आपको लगा पास हो जाएगा, आपने पेपर हल करके अपना पेपर घर आके देखा तो यू वर यस, आराम से निकल जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम किधर आई? यानी आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, इस पर कहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसका क्या जवाब है? थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा सा मुझे डाउट था कि वहाँ पे गलतियाँ मतलब हो सकता है लिखने में गलतियाँ हो रही, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं श्योर था कि वो। सर आपके पेपर में 75-80 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया है, अगर आप उसमें श्योर हो और थ्योरेटिकल मार्क्स में 0 भी आ जाए तो भी पेपर पास होता, पेपर पास होता। सर यू नीड टू जेन्युइनली असेस कि प्रॉब्लम किधर थी, क्योंकि देखें आपने फेल होकर किताब नहीं उठानी, आपने फेल होकर ये देखना कि मैं क्यों फेल हुआ। जब समझ आ जाए कि मैं क्यों फेल हुआ फिर किताब उठाएं। अगर आपको समझ नहीं आएगी और आप दोबारा वही सब पढ़ने लग जाएंगे तो वैल्यू क्या ऐड हुई? और अगर कोई वैल्यू नहीं ऐड हुई तो खुदा न खास्ता रिजल्ट सेम ना आ जाए। इसको देखें, मेरे मुताबिक किसी बच्चे के न्यूमेरिकल वाकई अच्छे थे तो इस पेपर में निकल गया था। कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक ना आता हो कहीं। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एक सवाल हल किया और आपको लगा कि ये बिल्कुल ठीक है, आपने पेपर के बाद उसको मार्क्स भी असाइन किए कि मेरे 10 में से 7 आ जाएंगे। एक्चुअल में जो आपको लगा वो एक्चुअल में ठीक नहीं था। दिस मे एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो मुझे लग रहा है मुझे अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, मुझे रियलिटी को फेस करना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है ठीक कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो ठीक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है ना सर। इसको असेस करें। अगर इफ यू आर नॉट इफ यू हैव कंक्लूडेड कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर इसको छोड़ें और स्क्रैच से शुरू करें। किताब उठाएं नहीं और कहें यार मैं शुरू से पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आती है और फिर उसको आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ें। देखिए ऐसा नहीं कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई तो क्लासेस की जरूरत नहीं है। क्लासेस तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है कि चेंजेस की वजह से ज़रूरी है, बट विद द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। एक बच्चा ये सोच के क्लासेस ले रहा है कि आई क्या अपने खबासत की है, मुझे फेल कर दिया,
और एक बच्चा ये सोच के क्लास ले रहा है कि नहीं यार मेरी गलती है, मैंने इस बार ध्यान से पढ़ना है। दोनों की अप्रोच में और लर्निंग में बहुत फर्क होगा। सो अगर आप ये सोचो कि मुझे समझ नहीं आ रही क्यों गलत है, मैंने तो ठीक लिखा था, तो ये एक अलार्मिंग बात है। अपने आप को समझाएं कि मुझे नहीं आता तो मैं फेल हूं और मैंने सीखना है, तो फिर आप एक नई किताब उठा के नए सिरे से पढ़ना शुरू करें और इस बार देखें कि आप कहाँ से इंप्रूवमेंट करते हैं। जो आपके दिमाग के साथ पुरानी बातें चिपकी वो उतरेंगी नहीं, लेकिन कम से कम उनकी कांट झांट तो करें, यार पहले ये सीखा था, नहीं नहीं असल में इस तरह होता है, यही पेपर में भी आया था, पेपर में मैंने गलत किया होगा। इस तरह से इम्प्रूवमेंट होती है, ये बहुत ज़रूरी है ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप फेल हुए और दोबारा किताब उठा के फिर शुरू कर दें बगैर ये सोचे कि मैंने इम्प्रूवमेंट किधर लेके आनी है, तो अल्लाह माफ़ करे दोबारा शायद वही रिजल्ट ना आ जाए। सर समझ आ रही है? तो ये चीज़ हो रही। सर प्लीज़ आप क्या कहेंगे? सर सेकंड अटेम्प्ट है इस दफ़ा और लास्ट टाइम 43 रुका है और एक थ्योरी में थोड़ा सा मसला आया था और इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन रह गया। ज़बरदस्त, वीकनेस आइडेंटिफाइड है, दैट इज़ ईजी। पढ़े होंगे, आपको पता होगा यार इसको मैंने ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, पुराने वाले को हल्का नहीं लेना। क्यों? इस बार फिर 0 से 50 लेने, ऊपर वाले 7 नंबर तो नहीं ना लेने, 0 से 50 लेने। भाई ने एक दोस्त ने भी कहा कि मेरे 12 आए हैं, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जिसके 47 आए हैं और जिसके 12 आए हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब ने 0 से लेके 50 तक इस बार नंबर लेके पास होना, ऐसा ही है ना। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप फ्रॉम द स्क्रैच लेके चलें और मेहनत करें और अपने दिमाग से ये वाली बात निकालें कि मेरे इतने आए हैं और इतने, सिर्फ इतने से नंबर से मैं रहा हूँ। प्लीज़, मैंने 48 पे फेल होने वालों को बाकायदा खुश होते देखा है, सर मेरे 48 आए हैं, मैं फेल हो गया हूँ। मेरा एक दोस्त है उसके 18 आए हैं, मैं कितना अजीम हूँ, मैं 48 पे फेल हूँ, ये गलत बात है। सर जी 50 से कम वाला सारे बराबर हैं, तो इस फीलिंग को ज़हन में नहीं रखना और पॉजिटिवली एफर्ट करनी है। इंशाल्लाह पेपर इस बार पास हो जाएगा। जी भाई, मेडिकल पे फोकस करना है, ये आपने सीखा है, थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वीक था, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा क्रूशल है, इसमें भी कोई दूसरा नहीं। जी बेटे, प्रैक्टिस करती हूँ, टेस्ट नहीं दिए। प्रैक्टिस कम है, टेस्ट कम नहीं दिए। टेस्ट नहीं दिए, यस वो तो लाजमी है। यहाँ पर एक बात शेयर करता चलूँ, मेरा ना पिछली से पिछली अटेंड में एक टीए रहा है, उसने 5 पेपर दिए थे, 5 पास। फर्स्ट टाइम वो मेरा टीए रहा है, 5 दिए पहली बार ही, 5 पास, फिर 3 दिए, 3 पास। 2 माह का टाइम था और इंडक्शन में कहते सर मैं आपके साथ आज मैंने कहा जो ये वाला सेशन चल रहा था पोस्ट रिजल्ट का। जी पिछली बार भी बताया था जी, ये वाला सेशन चल रहा था। नहीं ये बात ठीक कर रहे हैं, मैंने बताया होगा, क्योंकि यार असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ, कितने बच्चे होते हैं जो 5 दे के 5 पास करते हैं, और उसमें वो बच्चा ऐसा था कि जिसकी अपनी स्टडी बड़ी थी। यार स्टडी से मुराद ये है कि अगर मैं अदर देन टेक्स्ट किसी चीज़ के बारे में बात करता था ना, तो वो मुझे 6-7 किताबों को रेफर कर देता था, फलां किताब में भी लिखा हुआ है, फलां किताब में भी लिखा हुआ है। मुझे कहता था कि सर अब दौर गुजर गया किताब का, डॉक्यूमेंट्रीज का दौर है। सर मुझे अभी भी उसका व्हाट्सएप आया होगा कि फलां डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो ज़रूर देखें। तो वो कुछ लोग होते हैं ना जो पढ़ाई को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, वो मुझे अब एक ऐसा बच्चा जो कि आपका स्टूडेंट हो लेकिन लर्नेड बड़ा हो, वो जब कोई बात करता है ना तो आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि यार ये बंदा ऐसे ही हवा में बात नहीं करता। तो उससे बात हुई तो उससे एक बात कही थी, वही बात बड़ी कीमती थी कि यार वो कहता था सर जी मेरे मुताबिक अगर कोई बच्चा क्लास छोड़ दे तो इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो टेस्ट छोड़े तो ज़्यादा नुकसान है। अच्छा हम आमतौर पे टीचर हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा क्लास में रोज़ आए। मैंने कहा क्यों भाई? कहता सर देखें उस बच्चे ने क्लास में बैठा, क्लास तैयार की, टेस्ट में जब असेस करना था तो नहीं दिया, अब क्या पता चलेगा उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा।
लेकिन एक वो बच्चा जिसने क्लास नहीं दी, खुद घर बैठ के तैयार किया, लेकिन जब टेस्ट किया तो अच्छा किया, तो ये बच्चा को तो श्योर होगा हमें कि यार ये बच्चा पढ़ रहा है और ठीक ट्रैक पे है। तो सर एट टाइम्स टेस्ट नहीं मिस करना आपने, इसको अपने साथ अपने दिमाग में रख लें, ख़ास तौर पे पोस्ट रिजल्ट में। अभी आपके साथ मैंने शीट शेयर करवा दूंगा, 12 टेस्ट हैं प्रॉपरली प्लान्ड। और सर फिर वही बात है कि हम कोई पहली बार नहीं पढ़ाने लगे, प्लान करके बैठे हैं। हर टेस्ट में 4 सवाल हैं, 48 सवाल तो टेस्ट की सूरत में आप कर रहे होंगे, और फिर एक मिड है और फिर एक मॉक है, 12 सवाल, उसमें 24 सवाल आप उसके अलावा कर रहे होंगे। और उसके बाद 5 रिवीजन टेस्ट हैं, जिसमें पर 5 रिवीजन टेस्ट हैं, तो पर टेस्ट जो है वो 5 सवाल हैं, तो 25 वो भी हैं। 72 और 25 97 सवाल की जो प्रैक्टिस कर लेगा वो बच्चे, उसको फेल होने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, वो नॉर्मली फेल नहीं हो सकता, वो इतनी प्रैक्टिस कर चुका होगा। तो सर हम उसको प्रॉपर जब ये वाले सवाल करा रहे हैं, तो जो अगला टेस्ट होगा उसमें से दूसरे टॉपिक टेस्ट कर रहे होंगे, और जो रिवीजन होगा उसमें तीसरी टाइप के टॉपिक टेस्ट कर रहे होंगे, ताकि हर तरह का सवाल आपसे पूछ रहे हों। तो सर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसी लेक्चर्स के क्लासेस के अंदर ही टेस्ट सिस्टम भी शामिल है। आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं। अब जो बच्चा टेस्ट नहीं देता, टेस्ट को इजी लेता है, कर लेंगे देख लेंगे, दैट इज प्रॉब्लम। टेस्ट को इजी नहीं लेना, टेस्ट को इग्नोर नहीं करना, और फिर इसके साथ एक ओवरऑल बड़े मिड और मॉक, और फिर पास पेपर प्रैक्टिस। सर ये सारी चीज़ें आपको बहुत अनेबल करती हैं। अच्छा जनाब, और अब आपकी बात। टेस्ट स्किप किए थे और न्यूमेरिकल पोर्शन नेक्स्ट करना। न्यूमेरिकल पोर्शन और टेस्ट, इस पर दोनों जो बात होगी जी। पेपर ही नहीं दिया, मसला ही सेल्स टैक्स वीक था जी, बिजनेस वीक है, बिजनेस का एरिया, इनकम टैक्स वीक है जी, बिजनेस का एरिया वीक। अब सर ये थ्रू आउट एक डिस्कशन से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि यार जो एरिया जहाँ पर बात हो सकती थी हमने वहाँ से बात की, और कोशिश ये की कि यार जो हमने अब तक पढ़ा कर जो सीखा है वो हम आप लोगों को सिखा सकें, बता सकें, और मेक श्योर करें कि इंशाल्लाह इस बार आप भी पास हो रहे हों। सपोर्ट हमारे एंड से इंशाल्लाह थ्रू आउट रहेगी टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम। मैं हाजिर हूँ। मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि फ़िज़िकल क्लास लेना ज़्यादा बेनिफिशेंट है, ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको फ़िज़िकल क्लास लाजमी, पर अगर आपके पास ऑप्शन है तो फ़िज़िकल क्लास लें। कुछ बच्चे, मुझे उन पे हैरत भी होती है और अजीब भी लगता है कि यानी दूसरे शहर से आए हैं और ऑनलाइन लेते हैं। मैं ना उम्रा करने के लिए एक बार गया सऊदीया, वहाँ पर हमारे साथ टूर में एक दूसरे साहब भी थे, तो वो ना कहते हैं यार चलो ज़ियारत कर लें। मैं कहा चलो ठीक है, मैं तैयार होने लगा। कहते नहीं टीवी पे। मैं कहा यार मक्के के अंदर बैठ के भी टीवी देखना, तो फिर ये तो लाहौर ही देख लेते हम। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप अपने शहर को छोड़ के आप दूसरे शहर में आए हैं, हॉस्टल के पैसे भी भर रहे हैं, बाकी सब कुछ भी कर रहे हैं। यानी हॉस्टल के ये पर सब्जेक्ट के उतने नहीं होंगे जितने हॉस्टल के पर मंथ के होंगे। आप वो पे कर रहे हैं और आप क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं। ऑनलाइन की क्लासेस सिर्फ तब बनती हैं जब आप अपने शहर में हो और वो कंफर्ट ना छोड़ना चाहें। यानी हॉस्टल के सारे में नहीं, आप एज ए बॉय हॉस्टल में रहकर अपने बर्तन, अपने कपड़े सब कुछ भी धो रहे हैं, साथ क्लासेस भी ऑनलाइन ले रहे हैं। तो यार फिर तो आपको अपने शहर में ही होना चाहिए। अगर आप और इसको प्रायोरिटाइज करें।
मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप लोगों ने सब ने अपने माथे पे टैग लगवाया हुआ है ना सीए का, जो इर्द गिर्द सब जानते, सबको पता है ये सीए का, और सारे रानवी तो अच्छा माशाल्लाह, वो एक बार आपकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये माशाल्लाह ये अगर कर गया तो फिर क्या ही बात है कि ये तो बड़ा कमाल आदमी बन जाएगा। आपने भी सारे घर वालों पर सब पर रोब भी रखा हुआ है कि मैं सीए कर रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये भी ज़रूरी। अच्छा ये सब कुछ तो कर लिया, जो कोई आपसे ज़रा बात करे कि तुम ये काम कर दो या इस तरह कर दो या फारिग हो, तो उसे फ़ौरन कहते कि यार तुम्हारी तबीयत ठीक है, मैं सीए कर रहा हूँ, सीए को मजाक है, उन पर पूरी दोस्त रखी हुई है। और इधर क्लास है तो जनाब समोसे खाने दोस्तों के साथ चले गए, क्लास मिस कर दी है। ये नॉन सीरियसनेस है जो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जब अब आप जॉब कर रहे हैं या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट मेक्स सेंस। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपकी जिंदगी का इस वक्त जो है ना टाइटल है सीए स्टूडेंट, तो फिर सीए करें ना यार, फिर सीए पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपकी टॉप प्रायोरिटी सीए होनी चाहिए, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैं बस बार बार आपको एक ही बात कहूँगा कि जब आप इस रास्ते पर आ गए हैं तो फिर जो डेडिकेशन और एफर्ट रिक्वायर्ड है वो दें। लास्ट टाइम 33% रिजल्ट आए, यकीन माने 33% बच्चों ने वो एफर्ट की थी जो रिक्वायर्ड थी पास करने के लिए। बस पेपर थोड़ा सा हटके था, लेकिन उसमें से 50 नंबर लेने मुश्किल नहीं थे। जो बच्चा पैनिक नहीं किया वो 50 निकाल गया। मैंने यकीन माने जिन लोगों को कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग देखा उन्हें फेल होते नहीं देखा कैफ लेवल पे, अनलेस बहुत वन ऑफ कोई इवेंट हो गया हो। और बाकी अगर किसी के साथ कुछ बैड लक हुई भी है तो वो ये ऐसे ही है कि एक अटेम्प्ट की वो हो गई और उसके बाद वो आगे निकल गए। आप एफर्ट करेंगे, आप इंशाल्लाह आराम से पास होंगे, बट इसको मेन फोकस रखें अपनी लाइफ का। सर ये सारी कुछ डिस्कशंस थी, कुछ आपसे बातें सुनी, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। चाहता ही हूँ कि एक जो है ना फॉर्मली ओरिएंटेशन में जो जो बातें होनी चाहिए वो आपके साथ डिस्कस की जाए। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो पहली बार पढ़े उनको भी बताया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना क्या इंट्रोडक्शन है, बस ठीक है। अली इमरान नाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 2 साल इंडस्ट्री में काम किया, 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। सर जी टैक्स ऑडिट एश्योरेंस जो है ना कैफ लेवल पर ये दूंगा और सीफैब लेवल पर सीफैब 6 है। अभी जो अगला पेपर आ रहा है इंशाल्लाह डाटा सिस्टम और रिस्क से रिलेटेड, वो भी इंशाल्लाह मैं डील कर रहा हूँ। वैसे मेरे स्टूडेंट्स के मेरिट आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स में, और मैं पिछले 4 साल से ऑफिशियली आई कैप में जो रिवीनिंग क्लासेस हैं जो आई कैप में होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें पूरे पाकिस्तान से एक टीचर सेलेक्ट होता है जो टैक्स को रिवाइज़ करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं रहा हूँ पिछले 4 साल से। सर जी अब कुछ बातें होने लगी सीरियस पढ़ाई के बारे में, और ये वो वाली बातें हैं जो ख़ास तौर पे ऑनलाइन और आम तौर पे फिज़िकल के बच्चों में प्रॉब्लम मैंने देखी है। सबसे पहले आ गया टीचर्स इंटरेक्शन। अच्छा फिजिकली बच्चा इंटरेक्ट कर पाता है, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट जो है वो रिलक्टेंट होते हैं, सवाल नहीं पूछते कि यार बच्चे हंसेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि क्लास में एक ऐसा माहौल हो कि बच्चे को लगे कि सिर्फ मैं हूँ और सारा। वो आपने देखी जो बाहर के ममालिक में स्टेडियम्स में परफॉर्मेंसेस होती हैं तो एक स्पॉटलाइट सिर्फ एक आर्टिस्ट पे होती है जो पियानो बजा रहा होता है, लेट से, बाकी सब कुछ ब्लैंक होता है। अच्छा आप अगर बैठकर उसको देख रहे हो ना तो वो इतनी दूर बंदा बैठा होता है, लेकिन आपको फील ये आती है कि सिर्फ वो है और आप हैं और कोई दूसरा बंदा नहीं। सिर्फ मेरा दिल चाहता है क्लास में जो बच्चा बैठा है ना उसका ये फील हो कि सिर्फ वो बैठा हुआ और सर बैठे हुए। ओके सर ये बात आपने कैसे की है, मैं उसे जवाब दूं। उसे ये फील ना हो कि सर
क्लास में कोई बच्चा हंसेगा, कोई बच्चा कुछ करेगा, जनरली भी ना इसको इनकरेज करना है। हमने क्लास का माहौल ऐसा बनाना है, इसको इनकरेज करना है। कोई बच्चा सवाल पूछे, आप उसे ज़रूर कहेंगे यार पूछो सर से, सर बता देते हैं। क्यों? क्योंकि यार जब आज आप उसको इनकरेज करोगे तो कल आपके जिन में सवाल आएगा तो वो आपको इनकरेज करेगा। और अगर आप किसी को भी कह दोगे तुम्हें यार ये भी नहीं पता, मैट्रिक किया हुआ है, अब इसका क्या मतलब है, अब वो आराम से बैठा रहेगा, अब ये दुआ करेगा अल्लाह करे ये भी सवाल पूछे, अल्लाह करे ये भी सवाल पूछे। वो अपनी पढ़ाई छोड़ देगा और यही दुआ करता रहेगा। वो आपने एक हफ्ते बाद सवाल पूछा तो वो पहले आपको कहेगा कि यार तुम तो मुझे पूछे थे, ये तुम्हें नहीं पता। फिर उसके दिल को ठंड पहुंचेगी तो फिर वो पढ़ाई शुरू करेगा। आराम से इजी रहे, कंफर्टेबल रहे, आप सवाल पूछें, वी आर देयर टू रिस्पॉन्ड। प्लीज दूसरा बच्चा कोई इंटरव्यू ना करे, ताकि एक अच्छा ऐसा माहौल हो क्लास में जिसमें हर बंदा सवाल पूछ सके। सर ऑनलाइन वालों के लिए हमने लाइव सेशंस भी होते हैं वीकली। जनरली ये फ्राइडे वाले दिन लाइव सेशन होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम क्या कहते हैं एक सेशन कंडक्ट करते हैं। सब स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जो जिनके पास सवाल होते हैं, वो सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ। और ये वीक में एक दफ़ा फ्राइडे वाले दिन होता है। फिर उसके बाद जो हर वक्त चीज़ मौजूद है वो व्हाट्सएप है। अब थोड़ी सी व्हाट्सएप पर भी बात कर लें। सर व्हाट्सएप ग्रुप बन गया हुआ है, आप लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जो नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट ने इनको ऐड करना होता है। व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने एडमिन ओनली किया हुआ। अब आप पूछेंगे सर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन ओनली क्यों किया हुआ? सर मैं वहाँ पे ऐड हूँ, मैं फिर भी लिख देता हूँ, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लीजिए और जो सवाल पूछना है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ लीजिए। व्हाट्सएप में एक सवाल पूछने से आपने जो 50, 100, 200, 400 बच्चे को डिस्टर्ब करना है ना करें, ताकि कोई आपको भी ना करे। हाँ, जो मैंने कम्युनिकेट करना होगा आपको, मेरी मजबूरी है, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में करूंगा, ताकि सेम टाइम सब लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। लेकिन जो आपने मुझसे पूछना है वो क्या पूछना है? पर्सनली पूछना है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, उससे क्या फायदा होगा? आप मुझसे पर्सनल सवाल पूछोगे, मैं आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा, मसला हल। तो मैं हाजिर हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल में, मेरा ख्याल है मैंने भी वैसे आप सब लोगों के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव की होती है। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 9600 कॉन्टैक्ट्स मेरे फ़ोन में हैं। तो वो बच्चे जो हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ चाहिए हो, मुझसे रब्ता करते हैं, मैं उनको डायरेक्टली आंसर करता हूँ। अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फॉर्म्स में जाकर एडवांस लेवल पर जो क्यूरी पुट कर रहे होते हैं, कोई सवाल पूछ रहे होते हैं, आप क्लाइंट में ये मसला है वो मसला, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको भी एड्रेस कर पाते हैं। लेकिन मेन टास्क क्या है कि भाई आपकी वजह से कोई और ग्रुप में इतने बच्चे मुतासिर ना हो, इसलिए ग्रुप को आपने देखना है कि आप इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ग्रुप में मिलेगी, जो आप मुझसे लेना चाहते हैं वो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सर समझ गए, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होती है कि अब अगले दिन क्लास में आने से पहले, आपने आज अभी क्लास में आए, क्लास खत्म हो गई, अगली क्लास आने से पहले मेरी कोशिश होती है मैं इसका क्लियर कर फिर क्लास में जाऊँ, ताकि बच्चा मुझे कोई ये ना कहे कि सर मैंने सवाल पूछा था आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। ऑनलाइन वाला कोई क्यूरी है तो वो फिजिकली भी आकर, फिजिकली मुझसे टाइम ले लें, आके पूछ सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सब लोगों ने देने हैं, फीगल वालों ने भी, ऑनलाइन वालों ने भी। लेकिन ऑनलाइन वालों को हम इनकरेज करते हैं कि अगर आपने क्लासेस ऑनलाइन लिए किसी क्लैश की वजह से, जबकि आप मौजूद लाहौर में ही हैं, तो टेस्ट देने ज़रूर कैंपस में आ जाए। सर समझ आ रही है? ताकि टेस्ट आप फिजिकली दें। वैसे मैं फिर भी सब लोगों को कहूँगा आप क्लासेस फिजिकली लें, बहुत फ़र्क होता है।
तो यकीन माने जितनी देर आपको क्लास में बैठोगे ना, आप अगर अपने मोबाइल पे इस वक्त ये क्लास ले रहे हो तो 10 बार इंटरप्ट हो चुके होंगे। कोई व्हाट्सएप, कोई मैसेज, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, आप अनइंटरप्टेड रह ही नहीं पाते। इस चीज को माने। ये हमारे दौर में आज सबसे बड़ा मसला ये है कि डिस्ट्रैक्शन इतनी है। सबसे पहली बात है कि 60 मिनट का 55 मिनट का लेक्चर देख के पहले मौत पड़ जाती है कि यार अब ये पूरा लें, क्योंकि हमारी तो मिजाज है कि यार टिकटॉक देखें 30 सेकंड में, ये देखें फिर अगला देखें फिर अगला देखें, चलो जी 2 4 5 मिनट की वीडियो देख ली, बड़ी सबक का मौत। अब पहले तो ये कि जनाब 60 मिनट का लेक्चर, अब उस लेक्चर में एक व्हाट्सएप आया, आपने उस पर क्लिक किया, वो जो पढ़ा था वो अब अल्लाह अकबर हो गया। अब आप वो व्हाट्सएप पे चैट शुरू कर दिए और चैट पे आप वहां पर चले गए, वो जो पहले पढ़ा था वो भी सारा गया। थोड़ी देर बाद अच्छा चलो मैं आपकी अम्मी से बात कराता हूँ, उधर से उठ के अम्मी के पास चले गए, फोन भी अम्मी के पास और लेक्चर भी अब अम्मी को ही लेना पड़ेगा, अब आप तो नहीं ले रहे। ये रियलिटी है सर। मैंने यकीन करें बच्चों को खराब होते देखा है, ना पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। अजीब मसला है। अगर वो मोबाइल बंद करते हैं तो घर वाले कह देंगे यार तुम, हम परेशान हो गए थे, तुम किधर हो, चलो जी मोबाइल भी ऑन करना जरूरी है। मोबाइल ऑन करें तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सर ये देखें जेब से, सर अब मैंने पढ़ना है, ये देखें मैंने बटनों वाला मोबाइल ले लिया कि जिसने फ़ोन करना मुझे इस पर करे, व्हाट्सएप हर चीज़ से मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। लोग उस पॉइंट तक पहुँच रहे हैं और तंग हो रहे हैं। तो सर ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, ये खुद भी नहीं पता चलता। आप समझते हैं कि 30 सेकंड का एक टिकटॉक है, लेकिन आप टिकटॉक देखना शुरू करते हैं जब इस तरह सार उठाते हैं ना, वो आधा घंटा लंघ गया, आधा घंटा गुजर गया होता है और वो किसी खाते में नहीं है। आपसे पूछा जाए ना शाम को आज तुमने कितनी एंटरटेनमेंट किया, मैं दावे से कहता हूँ मुझे टिकटॉक आपने आधा घंटा देखिए, आप कभी भी उसको एंटरटेनमेंट में काउंट नहीं करेंगे। आप 10 मिनट पार्क में जाके वॉक कर लें, आप उसको एंटरटेनमेंट शुमार करेंगे। लेकिन आपने जो आधा घंटा स्टोरी देखी है फेसबुक पे, टिकटॉक देखा है, व्हाट्सएप, सर मुझे ना एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप वो मेरा स्टेटस मैंने लगाया था वो आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी, मेरा कैफ हो गया। मैंने कहा यार मेरे ना सर में 9570 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं नहीं देख पाता। अगर मैं सुबह 8 बजे स्टेटस लगा के खुद क्लासेस पढ़ाने आ जाऊं ना तो ये शाम तक लगे होंगे। तो पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ यार, मैं देखिए आपने असेस करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या स्टेटस देना आपकी प्रायोरिटी है, स्टेटस देखना या लगाना। आम तौर पे किसी बंदे के 50-70 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इतने लोग जानने वाले होते हैं, बस उसको देखें वो 10 मिनट में सारे स्टेटस देख लेता है। हर स्टेटस पे फिर उसे ज़रूरी होता है कि वो कि अच्छा समोसा बहुत मज़े का लग रहा है, ये बताना भी ज़रूरी है। स्टेटस पे अपना मशवरा देना कि मरी की हो आजकल कैसा मौसम है, भाई जो मरी की है वो अल्लाह पाक उसको खुश रखे। आपने साथ उससे मालूमात पूरी लेनी है कि मौसम कैसा है, वहाँ पे ठंड है तो सर, और जिसने लगाया उसने भी यही सोच के लगाया हुआ है कि यार ये आराम से इधर लाहौर बैठे हैं, मैं जरा इनको तंग तो करूं। गर्ज ये कि आपका टाइम निकल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही। ये स्टेटस देखना, ये स्टोरियां, आप यकीन करें आप वीडियो देखें ना, आप कोई ड्रामा कोई सीजन देखने लग जाए, आपको बाकायदा फील होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप ना थोड़ी देर बाद ये रियलाइज करते हैं यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार, कि मैं गलत कर रहा हूं। मुसीबत ये है कि इससे आपको ये भी समझ नहीं आती। आप 1 घंटे के एक एपिसोड देखेंगे ना, घंटे बाद यू विल रियलाइज कि यस मेरा 1 घंटा निकल गया। लेकिन अगर आप स्टोरियां देख रहे होंगे ना, 1 घंटे बाद आपको पता भी नहीं चलेगा वो 1 घंटा आपकी जिंदगी से निकल गया होगा, आप रियलाइज भी नहीं करेंगे उसको। ये असल प्रॉब्लम है, टिकटॉक की भी यही प्रॉब्लम है। आप 1 2 3 4 वो आपको पता, आपको 30 सेकंड है यार देख के खत्म करते हैं, वो आगे देखते रहेंगे आप, आधा घंटा पौना घंटा गुजर जाएगा। और बाकायदा इंटरेस्टिंग होती है उसमें चीजें कि बंदा एंगेज रहता है। तो मैं सिर्फ ये बात, स्टेटस देख रहे हैं वो देखते रहेंगे। पॉइंट क्या है उस सारे के अंदर असल पॉइंट ये है कि आपका फोकस आउट हो रहा है और आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं।
आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आपसे कह ये रहा हूँ, आप फिजिकल आ सकते हैं तो फिजिकल आइए, वो सबसे बेहतर है। ऑनलाइन लेना है तो सामने लैपटॉप पे लेक्चर लगाएं, बेड पे नहीं बैठना, कुर्सी टेबल पर लैपटॉप रखें, खुद कुर्सी पे बैठें, थोड़ा लैपटॉप साइड पे रख के कागज पेंसिल पर अपनी नोटिंग करें प्रॉपर तरीके से, जिस तरह फिजिकली आप लेक्चर नोट कर रहे हैं। मोबाइल को साइड पे रखें, घंटा मोबाइल को आपने लाइट ओनली पे कर देना कि यार 1 घंटे सवा घंटे बाद जो को अल्लाह ताला को खैर करे, कोई अच्छी बुरी खबर हुई तो उसको वो तब देख लेंगे। और फिर आपने सवा घंटे फोकस लेक्चर लेना है, अनइंटरप्टेड। ये लेक्चर जो यहाँ पर सवा घंटे का होता है, दरमियान में हम अक्सर टाइम दे देते हैं बच्चों को कि सर जी मैं पॉज कराऊंगा वीडियो को और मैं कहूँगा जी आप एक बार इसको पढ़ लें। मैं उन्होंने 5 मिनट दिए पढ़ने के लिए, फिजिकली बच्चा मेरे सामने बैठा पढ़ रहा है। ऑनलाइन बच्चे को मैंने जब कहा कि वीडियो रोक दी है, अब आप पढ़ लें, तो वीडियो वाले बच्चे ने भी, ऑनलाइन वाले ने भी उस वीडियो को पॉज करना है, पहले वो टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद प्ले करना है, ताकि आप और एक फिजिकल बच्चा एक सेम फील ले सके उस लेक्चर की। सर समझ आ रही है? तो ये चीज़ें अपनी जगह पर ज़रूरी हैं। एक्टिवली क्लास के अंदर आपने सारी बातें सुननी होती हैं। ऑनलाइन वाला बच्चा सामने लेक्चर लगा के उसको चाय पीने लग जाता है, यार कितना पढ़ लिया, तो सर पढ़ा रहे हैं बस ठीक है। तो यार सर ने वीडियो तो पढ़ा रहे हैं, जो आपने पढ़ना है वो लेक्चर है। अगर आपकी तवज्जो नहीं है तो आप फारिग हैं। फिर सिर्फ लेक्चर का टाइम पूरा होता है, आप लेक्चर बांध के कहते हैं अल्लाह का शुक्र है पूरा हो गया, वो आपने समझा नहीं होता। वो बच्चा जब बाद में सवाल पूछता है तो हम कहते हैं ये तो मैंने बताया हुआ, वो कहता है नहीं बताया। फिर उसे कहते हैं 27 मिनट 22 सेकंड पे देखो, कहते पता नहीं कैसे रह गया। वो चाय पी रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है, वो ज़हनी तौर पे उस लेक्चर को नहीं ले रहा, प्रॉब्लम आएगी, लाजमी प्रॉब्लम आएगी। सर एक्टिवली लेक्चर लेना ज़रूरी है, सीरियस होना ज़रूरी है। सर ये जो आप अपनी पढ़ाई को लाइट लेते हैं ना, लाइट ना लें। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ बन जाए कि आप कहेंगे सॉरी यार मैंने तो पढ़ना है, अब जो होता है हो जाए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपके लिए, आपको पता हो कि यार बस, अगर आपका कोई दोस्त कहता है छोड़ यार ना पढ़ देख लेंगे बाद में, इसका मतलब है वो आपका सही दोस्त नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो आपका फ़ायदा नहीं सोच रहा, उसको सिर्फ ये है कि अभी जो हमने लूडो खेलनी है वो इकट्ठे खेल लेते हैं। सही बता रहा हूँ सर, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई इन चीज़ों को आपने देखना है, सीरियस रहें, पढ़ाई को सीरियस लें। अगले को पता होगा ये कल टेस्ट है, कंफर्म है कि ये नहीं खेलेगा। अगले को पता होगा कल टेस्ट है, अब ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि सर जी आपकी ये क्लास है, इसके बाद कोई क्लास नहीं है, आप अपना ज़हन बनाएं मैंने यहाँ से पढ़ के ही जाना है। लाइब्रेरी जाएँ, अपना घंटा 1.5 लगेगा, मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, घर जाएंगे तो आप बोझ लेके नहीं जाएंगे। अपना टाइम ऐसा कर लेंगे, आप सुबह आएँ यहाँ पर ही पढ़े, और जब यहाँ से घर जाए ना तो हल्के फुल्के होंगे, यार मैं को बोझ लेके नहीं जा रहा। सुबह आपके पास टाइम होता है, सुबह आकर यहाँ पर पढ़ें, आपको पता होगा मेरी रूटीन है, मैं सुबह पढ़ूँ। अक्सर बच्चों का क्लास में ना गैप आ जाता है घंटे 2 का, वो बड़े परेशान होते हैं सर क्या करें। मैं कहता हूँ यार इसको एक अपॉर्चुनिटी लो, आपका गैप आया है 2 घंटे की, ये 2 घंटे आपने रोज टैक्स इसी टाइम पे पढ़ना है और आप टैक्स की टेंशन से ये आज़ाद हो। तो सर ऐसा करें, ये फ़ायदेमंद है। रेगुलर रहना है, टाइमली आना है, टेस्ट देने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे थे ना, मैंने उनकी एक प्रॉब्लम बड़ी देखी है, जब दिल चाहता है तब देखते हैं। नहीं सर, देयर शुड बी अ टाइम टेबल इन योर लाइफ। आप हर रोज उसी टाइम पर उसी टेबल कुर्सी पर बैठ गए, उसके बाद आराम से उसको देखें और रूटीन से पढ़ें, यकीन करें बड़ा फायदा होगा।
रेगुलर टेस्ट देना लाजमी है, टेस्ट के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। ये इतने बच्चे जिन्होंने आपके सामने कहा कि हम पिछली बार टेस्ट नहीं दिए, अब सीखा ही है कि इस बार देना है, अक्लमंद तो वो है ना जो इससे सीख ले। नहीं तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस क्लास में बैठे हुए हैं या क्लास की वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगली बार वो भी कह रहे होंगे हाँ वो जो बच्चे कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। सर अक्लमंदी तो यही है कि आप सीखें। सर जी मैंने आप लोगों से पहले ही डिस्कशन कर ली है, और एक जनरली मैं एक सवाल पूछता होता हूँ कि आप क्लास टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। नॉर्मली मैं अपने आप को अगर स्टूडेंट की जगह पर रख के सोचूं तो मैं हमेशा अपने टीचर से दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता था। एक तो सर जो समझाएं हमें समझ आए, दूसरा सर जिस तरह पढ़ाएं उस तरह पेपर आए और हमारा पेपर पास हो। बल्कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि फलां सब्जेक्ट है सर मुझे बताइए मैं उसी टीचर से पढूं या किसी दूसरे से पढूं। तो ये सवाल अक्सर होता है बच्चों में, क्या मैं फेल हो गया हूँ, शुड आई स्विच टू अ न्यू टीचर। तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि जब आप पेपर में अपीयर हुए तो आपको क्या लगा, जो टीचर ने जिस तरह से जो पढ़ाया वैसे ही सवाल आए या नहीं आए। अगर आपको लगा कि वैसे ही सवाल नहीं आए, अप्रोच वो नहीं थी, जिस तरह सर ने पढ़ाया उस तरह से सवाल नहीं आए, या आपको वैसे समझ नहीं आए, तो यस दिस इज़ द टाइम टू मेक अ डिसीजन, या आप टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अगर आपको पता है पेपर करके आपकी उम्मीद बन गई कि यार जो सर ने कराया था जिस तरह कराया था आया तो उस तरह ही मैंने पढ़ा होता मैं पास हो जाता, फिर आपको सेम टीचर से के पास चलना चाहिए। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको क्या फील हुआ। मतलब आपको पेपर देख के लगा कि यार मैं तो बिल्कुल फारग हुआ, लगे मैंने थ्रू आउट बहुत अच्छा पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि आप सवाल को पिक ही नहीं कर पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि आपको टीचर स्विच करने की जरूरत है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की टीचर के साथ। अगर आपको लग रहा है कि यार ये डूएबल था, मैं टीचर की बात मान लेता सुन लेता ये हो जाना था, इसका मतलब ये है कि आप उसी टीचर के साथ स्टिक रहें। सर जी टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, अब जब इतनी बातें आपकी की हैं मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सर जो पढ़ाऊं ध्यान से पढ़ें, ज़्यादातर क्लास के अंदर मैं कहता हूं बुक रीड कर लो, उस वक्त ही कर लें, रेगुलरली टेस्ट दीजिए, और क्लास के अलावा 2 घंटे इज द मैक्स स्टडी टाइम। इसमें ख़ास बात पता क्या है, इसमें ख़ास बात ये कि इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स कंसिस्टेंट। आप मुझे कहें सर एक बच्चा मेरे पास आया आगे कहता है सर मैं रेगुलर नहीं पढ़ सकता, मैं 1 वीक के बाद 12 घंटे पढ़ लूँगा, साहब तो वही हो जाता है। नहीं होता वही साहब। मैंने कहा यार डॉक्टर जो आपको दवाई देता है कि सुबह शाम खानी है, आप भी ऐसे ही किया करो कि 5 दिनों बाद 10 गोलियां इकट्ठी खा लो। नहीं खा सकते भाई, उस एक गोली का उस पॉइंट पर एक असर होता है जो आहिस्ता 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 आपको डेवलप कर रहा होता है। अब एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के दरमियान में आपने लाजमी अपने वो सारा पढ़े को कवर करना है, वो आपके दिमाग के साथ चिपक जाएगा। मैंने आपको भी बताया कि ये जो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे वो दिमाग के साथ चिपक जाएगी, याद करनी आसान होगी। और अगर आपने उसको साथ के साथ नहीं पढ़ा, 6 दिन गुजर गए, तो फिर वो पाउडर वाला हिसाब है कि वो कहते हैं अभी तो लगाया था, वो कहते हैं भाई वो तो उड़ गया। आप कहें अभी तो लेक्चर लिया था, वो किताब, कितने बच्चे हैं वो लेक्चर लेते किताब नहीं पढ़ते, बाद में किताब पढ़ते हैं तो किताब उनकी तरफ देखने लग जाती है कि भाई आप किधर आए हो, ये तो किताब वाला बंदा ही नहीं है सर। और सर समझ आ रही है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है। सर ज़रा आई कैप जो नए बच्चे हैं ख़ास तौर पे वो उन्हें बताता चलूँ कि चैप्टर 1, 2, 3 इंट्रोडक्शन। सर जी इधर इन्हीं को ही पकड़ा दें, 5 से 10 नंबर का पेपर आता है पहले 3 चैप्टर्स में से जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं। इनकम टैक्स जो है वो 4 से लेके 16 तक 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 60 से 75 मार्क्स का पेपर आता है, ये आई कैप ने कहा हुआ है। और सेल्स टैक्स में से 20 से 30 मार्क्स का पेपर आता है आई कैप के मुताबिक। ये सिलेबस कंटेंट है, लेकिन
हम लोगों ने क्या किया, हमने पिछली 6 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आपके सामने जो शीट है उस पर भी आ रहा है भाईजान, ये व्हाट्सएप में भी शेयर कर रहे हैं, वो सॉरी ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पे भी डाल दीजिएगा। खान साहब पता चल गया है? अच्छा जी, अब जरा आगे आ जाएं। मैं ना इधर ही बैठ जाऊं। मैं ना आपको ये बताने लगा हूं पिछली 6 अटेम्प्ट्स में क्या बना। सर पिछली 6 अटेम्प्ट्स की एवरेज लूं तो पहले 3 चैप्टर में से 7 नंबर का पेपर आया है, 7 से 8 नंबर का, जबकि आई कैप ने क्या कहा हुआ है 5 से 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इनकम टैक्स में से 65 मार्क्स का पेपर है, जबकि आई कैप ने कहा है 60 से 75 मार्क्स का आएगा। सेल्स टैक्स में से 27 मार्क्स का पेपर है, जबकि आई कैप ने कहा है 20 से 30 मार्क्स का आएगा। सर आपको मैंने चैप्टर वाइज हर चैप्टर के बारे में अलग-अलग बता दिया कि किस किस तरह कितने पेपर आ रहे हैं, किस किस अटेम्प्ट के आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये शीट, इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास रखिएगा। हर चैप्टर करने से पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर की क्या वेटेज है और कितने मार्क्स का पेपर इसमें से आता है। दिस वाज पास्ट पेपर एनालिसिस, इसको डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगली बात ये है सर, आपको पता है कि ये टैक्स लॉज हैं बेसिकली, नेचर तो इसकी क्या है, थ्योरेटिकल नेचर है, नेचर तो इसकी थ्योरेटिकल है। टेस्टिंग इन द आई कैप एग्जाम इज, आई कैप के एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स टेस्टिंग यानी जो पेपर आता है, वैसे तो थ्योरेटिकल नेचर का सब्जेक्ट है, लेकिन जो पेपर आता है 25 से 30 मार्क्स का थ्योरी का आता है, बाकी 70 से 75 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। सर जी ये आहिस्ता आहिस्ता ना थ्योरेटिकल पोर्शन 20 से 30 के दरमियान की गेम रह गया हुआ है, 70 से 80 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना है। और आपको मैं बताता चलूं, हर बार मैं व्हाट टू क्रैम के नाम से YouTube पर एक प्लेलिस्ट शेयर करता हूं अपने बच्चों के लिए कि भाई इस, ताकि बच्चों को बता सकूं कि यार हर चीज़ को रट्टा नहीं लगाते, जिस जिस एरिया पर रट्टा लगाना है उसको निशानदेही कर दे, तो कि यार बस इसको तैयार करना, बाकी हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि हर चीज़ को क्रैम नहीं किया जा सकता। तो भाई ये स्टोरी है टेस्टिंग इन द एग्जाम, आई कैप एग्जाम में ये चीज़ है। तो क्रैमिंग वाली चीज़ें मैं साथ साथ हाईलाइट भी करूंगा, क्यों कि यार रट्टा इनको लगाना है, बाकी सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली करना है। चूंकि पेपर ज़्यादातर कितना आना है, न्यूमेरिकल पेपर आना है, 75 नंबर तो अपने ज़हन में रखें न्यूमेरिकल है, और उसके लिए क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा सर, अब अगला सवाल ये कि सर किताब नोट्स क्या चीज़ होगी। सर मेरी किताब है टैक्स हेल्प बुक बाय अली इमरान ACA। भाईजान इसका 12th 11 एडिशन इसके छप चुके हैं, इस बार नया एडिशन छपा है जो है 12वां एडिशन। ये एडिशन आपने लेना, बच्चों के पास पुरानी किताब है नहीं चाहिए, वजह हर वक्त इसी में ही रहोगे, पता नहीं इस बार चेंज तो नहीं हो गया। अब पुरानी किताब से आपको लालच क्या है, उसमें से सारा पढ़ा हुआ है ना सर, सारा याद है, छोड़ दो भाई उसको। नई किताब में भी जो चीज सेम है वो वैसे ही लिखी हुई है, उसको छोड़ दें आप। पुरानी किताब में हर वक्त इसी तजब्जुब में रहना कि ये अपडेटेड में पता नहीं चेंज है या नहीं है। देखें ना, आपकी लायबिलिटी बदल गई, उससे टैक्स क्रेडिट भी बदल गया। अब आप जो है वो पुरानी किताब से किस किस फिगर को चेंज करेंगे, नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली गलत है।
जो चीज़ सर, एक उस्ताद और एक किताब, अगर आपको इत्मीनान ना हो तो चेंज कर लें। यानी आप उस्ताद से 1 घंटा लेक्चर लेने के बाद में अपने किसी दोस्त से पूछें यार सही पढ़ांदा भी है कि नहीं, फिर छाड़ दो यार, कोई गल नहीं, ना पढ़ो। उसकी वजह पता क्या है? आप 1 घंटा पढ़ने के बाद 1 घंटा उसको वेरीफाई करने पे ज़ाया नहीं कर सकते सर। आप 2 घंटे किताब पढ़े हो और उसके बाद किसी दूसरे दोस्त आपको आगे के ये तो आउटडेटेड है, और आपके पास किताब आउटडेटेड हो तो आपकी वो अपडेटेड भी लिखा होगा, आप एकदम तड़प जाएंगे कि ओहो मुझे पहले ही डर लग रहा था, ये गलत है। आपके पास अपडेटेड किताब है, अपडेटेड लेक्चर है, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये अपडेटेड है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सो अपडेटेड बुक एंड अपडेटेड लेक्चर्स, ये बात मैंने आपको थ्रू आउट कही है। बुक कौन सी है? टेक्स्ट हेल्प बुक है। इस नए आने वाले बच्चों के लिए इस बुक की खास बात है कि ये बिल्कुल आई कैप की बुक के साथ इन लाइन है। जो बच्चे पहले आई कैप की किताब से पढ़ चुके हैं वो अपनी उस किताब का जो चैप्टर नंबर 7 है, इस किताब का भी चैप्टर नंबर 7 है, उस आई कैप की सारी एग्जाम्पल्स मैंने इस किताब में डाली हुई हैं। ऑटम 14 से लेके लेटेस्ट अटेम्प्ट तक के सारे पास पेपर विद अपडेटेड सोल्यूशन जो अभी तक खुद आई कैप ने भी नहीं किए, वो सारे मैंने करके इस किताब में डाल दिए हैं। यानी आई कैप की बुक तो अपडेट आ गई हुई है, लेकिन आई कैप के वो जो है सोल्यूशंस हैं वो अपडेटेड अभी तक भी नहीं हुए, वो पुराने ही पड़े हुए हैं, आउटडेटेड हैं, वो भी मैंने सारे कर दिए। टारगेट क्या है? बस चुप करके ये किताब लें, इसके अंदर प्रैक्टिस भी है, पास पेपर भी हैं, सोल्यूशंस भी हैं, हर चीज़ इस किताब के हवाले से मौजूद है। स्टूडेंट शुड फोकस ऑन द लेक्चर। अच्छा, अब आपने करना क्या है? पहली तो बात है कि जो आपके सामने स्लाइड आएगी वही सारा आपकी किताब में वही लफ्ज़ लिखे होंगे, तो आपके लिए उसको रिटेन करना भी, पढ़ना भी आसान है, फिर रिटेन करना भी आसान है, फिर मेमोराइज करना भी आसान है। लेक्चर लेकर आपने साथ ही घर जाके किताब ज़रूर पढ़नी है ताकि आप मैक्सिमम चीज़ों को रिटेन कर लें। एक स्टूडेंट ने सिलेक्टिव स्टडी की बात की थी, सर नहीं चलता, आपने कोई सवाल कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, स्टूडेंट को रेगुलर टेस्ट देने हैं। दिस इज़ द की टू सक्सेस, और स्टडी मटेरियल के लिए बस यही है। सर जी जब ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 बार आपने रिवीजन करनी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और फुल पेपर प्रैक्टिस करके फिर आपने अपीयर होना है एग्ज़ाम में। एक छोटी सी डिस्कशन जो नॉर्मली बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, कैसे होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे। मैंने इस चीज़ को भी ख़त्म इस तरह से किया कि आपके सामने, अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ से ये स्क्रीन नहीं पूरी दिखा रहा वो, हाँ ये देखिए अब आपके सामने आ गई। ये पूरे टेस्ट की तरतीब है, 12 टेस्ट प्लान्ड हैं, किस किस मौके पर कौन कौन सा टेस्ट होना है साथ साथ लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 तारीख से हम, आज 4 तारीख है, आज से शुरू कर रहे हैं। ये वाला वीक चैप्टर 1 का है, अगला वीक चैप्टर 4 का है, उससे अगला वीक भी चैप्टर 4 का है, फिर चैप्टर 5 का वीक है, फिर चैप्टर 6 और 10 है, फिर चैप्टर 9 है, फिर चैप्टर 7, 8। एक तरतीब है, इस तरतीब से मैं ओवर द पीरियड पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के लिए सारी प्लानिंग है कि जी 12 अदद टेस्ट हैं, इस तरतीब से टेस्ट कंडक्ट होंगे। और एक इजाफी बात यह है जो इस स्लाइड में नहीं लिखी हुई कि जनवरी की 4 इतवारें और फरवरी की पहली इतवार, ये 5 इतवारें आपकी ऑन होंगी न्यूमेरिकल्स के लिए। और मैं पास पेपर के न्यूमेरिकल्स 3-3 न्यूमेरिकल बैक टू बैक कराता हूँ, और मैंने ओवर द पीरियड देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास शायद थाउजेंड्स में स्टूडेंट हैं जो कि अप्रिशिएट करते हैं कि सर उस वक्त तो आते वक्त अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसकी वजह से हमारा पेपर निकल गया। बल्कि मज़े की बात यह है कि इस बार एक बच्चे ने आगे ये बात भी की कि मैंने कहा यार क्यों रह गया, कहते वो मैंने इतवार की क्लासें नहीं ली थी। मैंने कहा क्या मतलब, कहता सर वो मेरे दोस्त ने बताया कि जो न्यूमेरिकल आए थे ना वो इतवार वाले दिन आप कराते थे, तुम तो इतवार वाले दिन, कहते तुम्हारा इतवार वाले दिन मैच होता था तो तुम तो आते नहीं थे, वही इतवारों में जो सर ने कराया ना वो उसके से पेपर पास हो गया। तो सर ये स्टोरी है।
सारी डिस्कशन आपके साथ हो गई। अब जो टारगेट है वो ये है कि आप कल एनर्जी के साथ आएँ, पढ़ने के लिए आएँ। इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे, आप भी करें, और कल से इंशाल्लाह क्लासेस का फॉर्मली आगाज़ होगा। फर्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ये स्केड्यूल आपके पास है, इंशाल्लाह इस तरतीब के मुताबिक चलेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह।